न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और ख़ास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचलों और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। शिवराज कैबिनेट ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं। अब मिलावट रोकने आजीवन कारावास के अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा, अध्यादेश कैबिनेट में पास किया गया है। मिलावट करने वालों पर सरकार सख्ती कर रही है। अब कानून और सख्त बना दिया है। जितने भी मिलावटखोर हैं उन्हें समझ आ जाना चाहिए, अब मिलावट की तो कार्रवाई होगी और कारावास भी होगा। प्रदेश में 9 नवंबर से मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 76 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 15 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। मिलावट की फैक्ट्रियों को तोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि खाद्यान्न शुद्ध मिलना चाहिए। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यादेश आज पारित करने का कैबिनेट में पास किया है। जो भी मिलावट करेगा सरकार वैसे ही सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अब तो कानून और सख्त बनाती। जो हम लोगों ने 9 नवंबर मिलावट अभियान मध्य प्रदेश में चला रखा है, पूरे अनेकों कार्रवाई हुई है। लगभग 76 अभी तक हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। 15 लोगों को एनएसए में भेजा गया है। कई मिलावट पाई जाने वाली फैक्ट्रियों को तोड़ा है। तो पूरे प्रदेश में इस सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और सरकार का लक्ष्य है बिल्कुल प्रदेश में जी। मिलावट को लेकर शिवराज सरकार काफी एक्शन मोड में है। लगातार इसको लेकर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है और अभियान भी चलाया जा रहा है। और ऐसे में आज कैबिनेट में इसको लेकर मंजूरी भी मिलती दिखाई दी और काफी सख्त जो है यहाँ पर सरकार होती दिखाई दे रही है मिलावट के खिलाफ। क्या कहें से? बिल्कुल कमर, जिस तरह से अगर हम बात करें, जब कांग्रेस शासन में मिलावट के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाया गया था, लगातार कांग्रेस इस बात का दावा करती रही कि मिलावटखोरों के खिलाफ उसने कड़े कदम उठाए। लेकिन शिवराज सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और सख्त कानून के रूप में काम कर रही है। आज जिस तरह से कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया कि मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के खिलाफ कसावट, जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, और आज कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक जो कानून है वो भी इसके लिए मंजूर किया गया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा होगी। दूसरी तरफ न केवल खाद्य वस्तुओं, खाद्य पदार्थों के खिलाफ शिवराज सरकार सख्त है, बल्कि कमर जिस तरह से आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चाहे हम बात करें जो वैक्सीन को लेकर ये बात कही जा रही है कि जो वैक्सीन आएगी उसमें गड़बड़ी की संभावना पहले से ही जताई जा रही है, तो उसको लेकर भी इसी परिधि में रखा गया है कि अगर कोई किसी भी तरह का वैक्सीन को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है या बाजार में किसी तरह की वैक्सीन को गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है या उसका विक्रय किया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसी से जुड़े, कोरोना से जुड़े अन्य तरह के जो प्रिकॉशंस हैं, अगर उसके जरिए भी किसी तरह की कोई मिलावट और गड़बड़ी की जाती है तो इस अध्यादेश के जरिए उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर शिवराज सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और यही कारण है कि आज जिस तरह से कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री ने इसकी पूरी जानकारी दी है। साथ ही एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें कमर, कि जिस तरह से हम कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, वैक्सीन में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं,
साथ ही उन्होंने जिस तरह से कहा कि प्लाज्मा को लेकर भी अगर बिल्कुल। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की जाती है, किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी की जाती है, किसी भी तरह की कोई मिलावट करके या किसी भी तरह की अन्य तरीके से उसको बेचा जाता है, तो उस पर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। तो कुल मिलाकर यही है कि मिलावट को लेकर शिवराज सरकार सख्त है और कैबिनेट में इसको लेकर कानून को शक्ल दी गई है। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया था। हालांकि शिवराज सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में लगातार प्रदेश में 76 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है मिलावट को लेकर और 15 लोगों पर एनएससी की कार्रवाई भी हुई है और मिलावट की जो फैक्ट्रियां उनको तोड़ दिया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि खाद्यान्न प्रदेश की जनता को शुद्ध मिलना चाहिए। भोपाल में स्मार्ट रोड को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट रोड उनके विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई है, इसके बाद भी लोकार्पण कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है और न ही लोकार्पण पट्टी पर उनका नाम लिखा गया है। इस बीच प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पूर्व मंत्री को मनाने का प्रयास भी किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को लेकर बात की जाए तो उनको लेकर ये अक्सर कहा जाता है कि ज़मीन से जुड़े नेता हैं, कोई भी जनता से जुड़ी बात हो तो अक्सर ज़मीन पर बैठकर धरना देने की तस्वीरें उनकी लगातार सामने आती रही। लेकिन आज जब स्मार्ट रोड को लेकर विरोध करते दिखाई दिए, उनके नाम को तरजीह नहीं दी गई, इसका विरोध करते दिखाई दिए, किस तरह देखें इस मामले को? आवाज मिल रही है आपको? जी राज, स्मार्ट रोड को लेकर आज पीसी शर्मा धरने पर बैठते दिखाई दिए, उनका नाम को तरजीह नहीं दी गई। हालांकि पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा, उनको गिरफ्तार किया गया। वो रामेश्वर शर्मा मनाने की कोशिश भी करते दिखाई दिए, लेकिन वो नहीं मांगी। किस तरह देखें इस पूरे परिदृश्य को? देखिए, बिल्कुल कमर स्मार्ट रोड को लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है राजधानी भोपाल में, वो आज साफ तरह से देखी गई। जिस तरह से स्मार्ट रोड का जो लोकार्पण है उसमें पूर्व मंत्री और इसी क्षेत्र के विधायक, विधानसभा के विधायक पीसी शर्मा को नहीं जब बुलाया गया और जो पट्टिका लगाई गई है स्मार्ट रोड को लेकर और उसमें भी उनका नाम नदारत रहा, तो कहीं ना कहीं पीसी शर्मा इस बात से खफा हो गए और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने रोड पर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा लगातार उनको मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिस तरह से पीसी शर्मा का आरोप है कि उन्हीं के विधानसभा में ये रोड का निर्माण हुआ और उन्हीं को नहीं बुलाया गया, कहीं ना कहीं जो उनका एक संवैधानिक अधिकार है इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना हुई है और यही कारण है कि उसका विरोध उन्होंने किया। हालांकि पुलिस के साथ जो प्रदर्शनकारी थे, जो पीसी शर्मा के समर्थक थे, उनके साथ झड़प भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर स्मार्ट रोड को लेकर जो राजनीति, जो सियासत है, वो साफ देखी गई और पीसी शर्मा ने तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए हैं कि किस तरह से उनकी अवहेलना की गई। तमाम बात के लिए आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया राजेश जी। भिंड दतिया सांसद संध्या सुमन राय ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी ने भिंड के लिए 2 बड़ी सौगातें दी हैं, एक चंबल एक्सप्रेसवे और दूसरी सैनिक स्कूल। वहीं सांसद ने सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खेल मैदान की व्यवस्था को लेकर कहा, खेलकूद के लिए मैदान का होना जरूरी है, इसको लेकर जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, जो अपना खेल विभाग होता है उस विभाग के अंतर्गत काफ़ी भिंड ज़िले को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ स्टेडियम और बेहतर हो, यहाँ ग्राउंड हो और अन्य खेलों में यहाँ कौन कौन से खेल हैं उन खेलों के लिए भी बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हो।
स्टेडियम हो, स्विमिंग पूल हो और शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं खेल विभाग की तरफ से। तो क्या क्या है मैं भी देखने वाली हूँ और क्या क्या हम यहाँ ला सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, क्योंकि दोनों जगह सरकार है तो कहीं ना कहीं इस विकास में सहयोग भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर मैं इन चीज़ों को भी रखूँगी। निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर अटकलों के बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में निगम मंडल की दूसरी सूची जारी होगी। कृषि मंत्री के मुताबिक नए साल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के बाद ही निगम मंडल को लेकर बैठक की जाएगी। मुझे लगता है नए साल की बधाई देते हुए उनको पद ग्रहण करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी पूरे प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे, वहाँ रात्रि मुकाम करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अफसरान को निर्देश देंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उसी के तहत संभावित रूप से 2 जनवरी से रायगढ़, मरवाही, कोरबा, बिलासपुर का दौरा अभी प्रारंभ होने वाला है। तो बैठक मेरे को लगता है कि उसके बाद ही हो पाएगी। मुझे लगता है नए साल की बधाई देते हुए उनको पद ग्रहण करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी पूरे प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे, वहाँ रात्रि मुकाम करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अफसरान को निर्देश देंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी के तहत संभावित रूप से 2 जनवरी से खबर पर बात करेंगे। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई है, रायपुर संवाददाता। निधि, मंडल नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखा जाए लगातार जो है विलम्ब होता दिखाई दे रहा और इस विलम्ब पर विपक्ष तो चुटकी लेता दिखाई दे रहा, लेकिन जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि साल के अंत में यानी कि दिसंबर के आखिर तक जो है मंडल को लेकर फैसला सामने आ जाएगा, सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि अब नए साल को लेकर ये बात कही जा रही है कि अब नए साल में जो है दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। किस तरह देखें इसमें होने वाले विलम्ब को और क्या कुछ फिलहाल माहौल बनता दिखाई दे रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल कमर, अगर निगम मंडल की नियुक्तियों की हम बात करें तो लगातार निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर कई कुछ प्रयास लगाए जा रहे थे और राज्य सरकार का भी ये बयान था कि आगामी जो नया साल है उसके पहले ही निगम मंडल की सूची जो है दूसरी सूची वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन आज ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मामले में एक बड़ा बयान देते हुए ये जानकारी दी कि अभी थोड़ा और इंतजार जो है निगम मंडल की दूसरी सूची पर करना होगा, क्योंकि यह सूची जनवरी के दूसरे सप्ताह में ही जारी होने की जो आशंका है वो है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दौरा था वो कोरोना की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस दौरे पर पुनः वापस लौट रहे हैं और पेंड्रा और इसके साथ ही रायगढ़ इन जिलों का दौरा है जो वहां की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दौरे के साथ करेंगे और रात में वो जिले में ही विश्राम करेंगे। इसके पश्चात जब जैसे ही दौरा खत्म होगा उसके बाद ही निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर बैठक ली जाएगी। उस बैठक के पश्चात ही जो दूसरी सूची है उसका ऐलान किया जाएगा। तो साफ तौर पर बात यही है कि निगम मंडल की सूची को लेकर जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि वो नए साल के पहले ही जारी हो जाएगी, लेकिन अब लोगों को निगम मंडल की दूसरी सूची के लिए थोड़ा और इंतजार अब करने की आवश्यकता है। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका निधि। केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए मुख्य बात यही है कि जो आमदनी के स्रोत बाधित हुए थे वो जल्द से जल्द मिल सके। इसको लेकर केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। जो राशि 6 से 7 महीने पहले ही मिल जानी चाहिए थी वो धीरे धीरे मिल रही है। पिछली किश्त में 169.26 करोड़ मिले और बैकलॉग 3,500 करोड़ का आया है। स्वास्थ्य मंत्री की मांग है कि वित्तीय वर्ष के अंदर पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए। बात यही है कि जो आमदनी के स्रोत बाधित हुए थे उनको लगातार हमको जल्दी से जल्दी मिल सके। अभी प्रति सप्ताह केंद्र सरकार ने तय किया है कि जो लोन वो ले रहे हैं वो राज्यों को हर। निधि प्रसाद से बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता निधि।
जिस तरह से तकरार को लेकर बात की जाए, राज्य और केंद्र सरकार के बीच शुरुआत से ही कई मुद्दों को लेकर लगातार देखने को मिलती रही और उसको लेकर समय समय पर सियासी तस्वीरें भी बदलती दिखाई देने लगी हैं। कभी धान के समर्थन मूल्य को लेकर, कभी बारदानों को लेकर, कभी राशियों को लेकर, कभी अन्य योजनाओं से ये फायदा प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए, उसको लेकर दोनों ही सरकारों के बीच जो है अनबन की खबरें, तकरार की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन अब राशि को लेकर जिस तरह से बात कहते नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, क्या कुछ कहें इसे लेकर? और अगर बात की जाए तो राज्य सरकार द्वारा लगातार अगर हम बात करें तो धान की खरीदी एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। धान की खरीदी को लेकर के, बारदानों को लेकर के, बारदाने में होने वाली कमी को लेकर के लगातार राज्य सरकार जो है केंद्र पर ही आरोप लगाती नजर आ रही है कि आखिरकार जो ये अव्यवस्था हो रही है वो मुख्य तौर पर केंद्र की वजह से हो रही है। और अब जो एफसीआई है वो भी एक बड़ा इसमें मुद्दा बनी हुई है, मुख्य तौर पर, विशेष तौर पर, कि आखिरकार एफसीआई जो है वो चावल की खरीदी नहीं कर रही है। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से धान की खरीदी लगातार अब राज्य सरकार कर रही है, इसमें एफसीआई को ये कहा गया था कि अगर एफसीआई चावल की खरीदी करेगी तब आखिरकार धान खपेगा, और जब धान खपेगा तो धान में आने वाली जो खरीदी है उस खरीदी को लेकर लगातार वो खरीदी जारी रहेगी। जब तक एफसीआई जो है धान की चावल की खरीदी नहीं करती तो धान खप नहीं पाएगा, और इसकी वजह से आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में जो धान की खरीदी है वो बाधित हो सकती है। तो मुख्य तौर पर इसे लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगाते नजर आ रही है कि कस्टम मिलिंग के लिए ये खुद ही धान को नहीं भेज रहे हैं, जिसकी वजह से धान की खरीदी बाधित हो रही है, और जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर धान ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसके लिए राज्य सरकार का यही कहना है कि एफसीआई अगर जल्द से जल्द चावल की खरीदी कर लेगी तो हमें निश्चित तौर पर धान की खरीदी होने में पूरी सुविधा मिलेगी, क्योंकि 40 लाख मीट्रिक टन जो चावल की खरीदी है वो एफसीआई को करनी है, जिसकी वजह से 60 लाख मीट्रिक टन जो धान की खपत है वो हो पाएगी, और आगे जो धान की खरीदी है वो निरंतर चलती रहेगी। चलिए, तमाम बात करें, आपका शुक्रिया निधि। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद सुमैया राणा ने कहा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी सरकार बनते ही सीएए का विरोध करने पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर कहा, जैसा मुलायम सिंह यादव जी महिला का सम्मान करते थे वैसे अखिलेश यादव भी सम्मान करते हैं, लेकिन आज प्रदेश के जो हालात हैं उनमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सपा सरकार आएगी तभी महिलाएं सुरक्षित होंगी। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा ने सुमैया राणा पर निशाना साधा और कहा अखिलेश यादव तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इसी राजनीति के तहत वो राष्ट्र विरोधी लोगों को पार्टी में सम्मानित करते हैं और सदस्य बनाते हैं। मुकदमे हुए सीएनआरसी में, अखिलेश यादव जी ने, शिवराज सिंह जी ने उन मुकदमों में लोगों को छुड़ाया, मदद की, माली मदद की, वकील लगाए, तो ये सब कुछ, और जो महिलाओं के प्रति जो सम्मान नेताजी का था वही सम्मान श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगे लेकर के चल रहे हैं। आज सबसे बड़ी मांग अगर उत्तर प्रदेश की कोई है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सीएम के पद पर आएंगे तब महिलाओं के जो हालात हैं इस वक्त, जो 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती हैं, उनमें सुधार आएगा। आतंकियों को महिमा मंडित करने वाली समाजवादी पार्टी, देश विरोधियों को अपने यहाँ जगह देने वाली समाजवादी पार्टी, आज जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर एक राष्ट्र विरोधी शायर मनोहर राणा की बेटी को ज्वाइन कराया, जो अभी चंद दिन पहले तक देश में और उत्तर प्रदेश में घूम कर देश के कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, तो आज उन्होंने अपने मंच पर बुलाकर ये बात। खबर पर बात करेंगे, राजू हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ संवाददाता। राजू, 2022 को लेकर तैयारियां भले ही होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में यहाँ की राजनीति जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, और हर रोज़ जिस तरह से एक अलग सियासी रंग तस्वीरों में भरने की कोशिश की जा रही है। सुमैया राणा को लेकर आज बात की जाए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होती दिखाई दे रही है, और इस बीच कहीं ना कहीं सियासी घमासान भी देखने को मिला, क्या कहें? देखिए, समर्थन सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसकी किस तरीके का रुख बदल रही है ये अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन आज बात करें समाजवादी पार्टी कार्यालय में, आज अखिलेश यादव के समीप जाकर जो मुनव्वर राणा जो उर्दू के शायर है, राष्ट्रीय, उनकी बेटी सुमैया राणा ने जाके अखिलेश के सामने जाके पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और सुमैया राणा ने जिस तरीके से देखा जाए एनआरसी सीए को लेकर सुमैया राणा ने जो महिलाओं के साथ में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया,
जिसको देखते हुए उनको लगता था उनका कई भविष्य अपने पिता की तरह उज्जवल हो। कब वहीं आकर के समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने, और उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ ही नहीं, अखिलेश यादव के पिता की अगर बात करें सपा संयोजक मुलायम सिंह यादव के लिए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने महिलाओं की बहुत इज्जत की है। महिलाओं की इज्जत किस तरीके से की है, उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव भी अपने पिता की तर्ज पर महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो एनआरसी सीए में जिस तरीके के मुकदमा लेके गए सुमैया राणा और उनसे मिलने वाले लोगों के और लोगों के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव उन मुकदमे को वापस ले गए। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सीए और एनआरसी में जो योगदान दिया, उनकी बात हमारे दिल को छू गई थी। इसलिए आज मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। और समाजवादी पार्टी में 2022 की आने वाली सरकार की अगर बात करें, अखिलेश यादव की होगी। और वो जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान उनके पिता करते थे, उससे ज्यादा अखिलेश यादव करते हैं। और महिलाओं को हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, हर तरीके की बात की। बिल्कुल राजू, एक तरफ समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साधने की कोशिश करने की बात यहाँ पर कहती दिखाई दे रही है, और कहा जा रहा है कि समाजवादी के दरवाजे जो है छोटे दलों के लिए खुले हुए हैं। और दूसरी तरफ पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव ये दावा भी करते दिखाई दे रहे हैं कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी इन दावों में कितना दम है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। बागपत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने भरी पंचायत में बीजेपी प्रवक्ताओं और नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। साथ ही चेतावनी दी, या तो वो अपनी जुबान को लगाम लगा ले, नहीं तो कमल के फूल वालों की गांव में नो एंट्री कर दी जाएगी। वहीं नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन में लगे सुरक्षा कर्मियों को लेकर कहा, सुरक्षा कर्मियों के हाथ में जो हथियार है वे सरकारी है, लेकिन उन्हें चलाने वाला हमारा आदमी है। इस सरकार की तानाशाही इतनी है, यह बात कुछ नहीं, जो जिस बात को ये लेकर वो हो रही बातचीत तक भाई साहब नहीं मानते हैं, कुछ नहीं बात, यह बात कुछ नहीं है। इनकी जिद है, हमारे सामने कोई बोल ना सके, हमारे सामने कोई बोल ना सके। आप लोगों की हिम्मत की हम सराहना करें। आप लोगों ने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार करी। हैदर मलिक जुड़ गए इस खबर पर बात करने के लिए। बागपत संवाददाता हैदर, किसान नेता को लेकर बात करें तो आज जिस तरह से उनका बयान निकलकर सामने आया है, काफ़ी खुले लफ्ज़ों में एक अलग अंदाज में बात वो कहते नजर आए, क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया इस बयान के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, लगातार कृषि बिल को लेकर लगातार दिल्ली में किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और उसी को चलते जो बालियान खाप के जो चोटी है नरेश टिकैत, उनका साफ तौर पर एक महापंचायत जो कन्नड़ गांव में कल हो रही थी, बीते कल हुई थी, और उसका जो उनका बयान वायरल हुआ है, उसमें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं, या तो वो अपने उसमें आ जाए, नहीं तो सीधे तौर पर उन पे बैन लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें कुत्ता बताया है, और उन्होंने चेतावनी दी है, या तो वे अपनी जुबान को लगाम लगा ले, नहीं तो वो कमल के फूल वालों की गांव में नो एंट्री कर दी जाएगी। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो सुरक्षा कर्मियों को लेकर कहा कि जो सुरक्षा कर्मियों जो हाथ में जो हथियार है वो सरकारी हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले जो सुरक्षा कर्मी है वे हमारे आदमी है, तो वे किसानों पर कैसे गोलियां चला सकते हैं। इसी किसान यूनियन के अध्यक्ष जो राकेश टिकैत का ये बयान है, ये दोगट थाना इलाके के का बताया गया है, और जहां पर कन्नड़ गांव में उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि उन्होंने जो आगामी यानी बीते कल जो पंचायत होनी है सरकार के वार्ता के बाद में, उनकी पूरी तैयारी है, यानी कि दिल्ली के बॉर्डर की तैयारी को लेकर उनकी ये पंचायत जगह जगह की जा रही है। फिलहाल ये बयान जो उन्होंने दिया है, फिलहाल सोशल मीडिया पे जो तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए हैदर, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। सियासत रंग में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।